पहला लेक्चर PHP का। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ PHP, व्हाई वी यूज़ PHP। ठीक है, तो PHP क्या है? एक बैक एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो और ये भी एक किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। प्री प्रोसेसर को जब PHP को पहली बार बनाया गया था तो इसका नाम डेवलपर ने, जो जिसने इसको बनाया था, तो उसने इसका नाम रख दिया था पर्सनल होम पेज। ठीक है, तो बाद में इसका नेम चेंज करके रख दिया गया प्रीप्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट या हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेस, दोनों नाम इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देख ले अबाउट PHP, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा इसका ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके डेवलपर का नाम था, क्या था, किसने इसको बनाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है हमें? फर्स्ट वी नीड टू डू, हमें समझना है कि इसको PHP को यूज़ करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, एक पेंट के अंदर मैं खोलता हूँ। तो टूल्स फॉर PHP को चलाने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। पहली आप मान लो कि PHP जो है ये आपके लोकल सिस्टम पे नहीं चलता है। ठीक है, इसके लिए आपको सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब आप एज ए एजुकेशन के लिए सर्वर को परचेज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लोकल सिस्टम को सर्वर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टूल का यूज़ करते हैं जो आपकी लोकल सिस्टम को सर्वर में कन्वर्ट कर देता है टेम्परेरी के लिए। ठीक है, तो उस टूल्स का नाम है, कोई यूज़ करता है XAMPP, XAMPP। ठीक है, तो कोई यूज़ करता है वैम्प। तो ये कुछ टूल्स है आपके पास जो आप डाउनलोड करोगे। आपको XAMPP, फर्स्ट टूल आपको क्या करना है, XAMPP को डाउनलोड कर लेना। कैसे आप डाउनलोड करोगे XAMPP? आपको सीधे लिखना है DOWN डाउनलोड XAMPP। और जो वाले जो आप में से लिनक्स का यूज़ करते हैं उनके लिए लैम्प सर्वर आता है, LAMPP। ठीक है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है XAMPP की, जहाँ से आप XAMPP को डाउनलोड कर सकते हो। हमेशा इसके स्टेबल वर्जन्स को आप डाउनलोड करोगे। लाइक यहाँ पे जो वर्जन्स दिखा रहे हैं ना, ये स्टेबल वर्जन है। स्टेबल वर्जन क्या होता है? जिनमें कोई बग नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। 7.4 करो, 8.3 करो, तो मेरे हिसाब से क्या आपको करना चाहिए कि आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन को ही डाउनलोड करो, लेकिन जो स्टेबल वर्जन हो और रिलीज वर्जन हो। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है? डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। क्या करना है? इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में जो भी लोकेशन आप सेट करोगे इसकी, लाइक मेरे केस में मैंने इसकी लोकेशन जो सेट की है वो मेरी ऑफिस डिस्क है यहाँ पे, और इसके अंदर आपका खुद से एक फोल्डर बन जाएगा XAMPP नाम से। किससे? XAMPP नाम से। ठीक है, और XAMPP नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, और इस फोल्डर के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आएगा XAMPP कंट्रोल। क्या आएगा? XAMPP कंट्रोल। इसको आप क्लिक करके ओपन करोगे XAMPP कंट्रोल को, और ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। क्लियर है? ठीक है, इसमें से अगर आपको सिर्फ PHP के साथ काम करना है तो आपको इस सर्विस को ऑन करना पड़ेगा, अपाचे सर्विस को। ठीक है, तो अभी मेरे केस में ये ऑन है, इसलिए ग्रीन कलर का आ रहा है। ठीक है, अगर आपको डेटाबेस से भी कुछ काम करने हैं तो SQL MySQL सर्विस को भी ऑन करोगे। सर्विस को ऑन करने का मतलब क्या है? जब ये यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा तो आपकी सर्विस ऑन हो चुकी है। अदरवाइज अगर आपको जब यूज़ नहीं करना होगा तब आप इसको स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई ना क्लियरली? अच्छा जी, इसके बाद आपको क्या करना है? इससे क्या होता है, आपका जो लोकल सिस्टम है वो बन जाता है आपका सर्वर। क्या बन जाता है? आपका सर्वर बन जाता है। इसके बाद आप इस पैनल को अगर क्लोज भी करोगे तब भी ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है। इसके बाद दूसरा आपको एक फोल्डर मिल जाएगा विच इज़ नोन एज htdocs। ठीक है, क्या मिल जाएगा? htdocs। अब जो XAMPP के अलावा जो वैम्प वाले यूज़र्स हैं उनके केस में यहाँ पे www फोल्डर होगा। ठीक है, तो www वाला फोल्डर होगा यहाँ पे htdocs के बदले, जो वैम्प सर्वर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया ना? ठीक है,
अब जो आपका ये सर्वर बन गया, इसको टेस्ट करने के लिए क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको एक आईपी की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ नोन एज लोकल होस्ट। ठीक है, अगर मैं लोकल होस्ट को दबा के यहाँ पे क्लिक करके अगर ये पैनल मेरा आ रहा है, ये पेज मेरा आ रहा है, तो आपका जो सर्वर है वो एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, अगर आपका ये पेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो ये सर्वर है ये अभी ऑन नहीं हुआ। क्लियर है ना अभी? अब इसका जो ये लोकल होस्ट है, इट इज़ नोन एज, ये इसका प्रीफिक्स हो जाता है। अगर इसकी आईपी आपको ढूंढनी हो तो आईपी इसकी होती है 127.0.0.1। ठीक है, तो ये इसकी आईपी हो जाती है, चाहे आप 127 से इसको हिट करो या लोकल होस्ट से करो। ठीक है, दोनों एक ही काम करते हैं। और इसी ये एड्रेस को हम बोलते हैं लोकल होस्ट। इस एड्रेस को क्या बोला जाता है? लोकल होस्ट। और इसी आईपी को हम लूप बैक आईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप बैक आईपी। और हमेशा ये आईपी मानी जाती है लोकल होस्ट के लिए। ठीक है, तो लोकल होस्ट आईपी माने जाते हैं। देखो, देयर आर दो टाइप्स के सर्वर्स होते हैं, लोकल सर्वर्स एंड ऑनलाइन सर्वर्स। ठीक है, ये जो आपका अभी सिस्टम बन गया ये आपका लोकल सर्वर बन गया, यानी कि ये आपके सिस्टम में ही वेबसाइट चलेगी, दूसरे के सिस्टम में अभी नहीं चलेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को टेस्ट करूँ लाइक casticsolutions.com, या आप मेरे सर्वर पे चलाओ या अपने घर पे चलाओ, ये हमेशा हर एक जगह पे आपको चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि ये मेरे लोकल सर्वर पे नहीं है, ऑनलाइन सर्वर पे। कहाँ पे है? ऑनलाइन सर्वर पे, तभी ये पूरा चल रहा है। लेकिन अब ऐसी वेबसाइट हमें भी बनानी है ना, लेकिन हम यहाँ पे HTTP के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? लोकल होस्ट लिखें। क्या लिखेंगे? और उसके बाद जहाँ पे मैंने वेबसाइट को सेव किया है वो मैं नाम लिख दूंगा। इसका क्या मतलब हो गया वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अब हमने XAMPP सर्वर ऑन किया और इसके अंदर हमें कौन से वाले फोल्डर को ढूंढना है? htdocs को। किसको ढूंढना है? htdocs को यहाँ पे हमें ढूंढना है। थोड़ा सा इसके कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ, कौन सा फोल्डर? गुड, ht। ठीक है, htdocs। ठीक है, तो htdocs में यहाँ पे इसका फोल्डर का नाम ढूंढ लेता हूँ कहीं जहाँ पे ये सेव होगा। तो आपको मैंने दिखाया था ना ये htdocs कहाँ पे होता है। ठीक है, ये एक फोल्डर होता है। क्या होता है? फोल्डर। ठीक है, ठीक है, फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है? जो भी आपकी वेबसाइट को बनाना है PHP में, वो फोल्डर आपको इसके अंदर क्रिएट करना है। किसके अंदर? htdocs के अंदर। लाइक मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा एक फोल्डर होगा। लाइक मैं एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, मेरा फोल्डर वेबसाइट का, जिसके अंदर मेरी वेबसाइट के पेज रहेंगे। क्या रहेंगे? पेज रहेंगे वेबसाइट पे। ठीक है, तो लाइक इस प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ, लाइक इसका मैं नाम रख देता हूँ न्यू वेब। ठीक है, तो लाइक न्यू वेब मैंने इस फोल्डर का नाम रख दिया। ठीक है, इस फोल्डर का नाम। अब इस न्यू वेब फोल्डर के अंदर मुझे कुछ पेज को बनाना है। ठीक है, लाइक जैसे मैं कोई पेज बना देता हूँ इंडेक्स। कौन सा पेज बना देता हूँ? इंडेक्स। इंडेक्स। लेकिन आपको PHP रखने के लिए इसका एक्सटेंशन रखना पड़ेगा .php, तब ये माना जाएगा ये एक PHP की फाइल है। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ ना HTML, अब ये मानी जाएगी HTML की फाइल। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ JPG, ये मानी जाएगी इमेज फाइल। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूँ MP4, ये मानी जाएगी ऑडियो या वीडियो फाइल। ठीक है, ऐसे अगर मैं PDF कर दूँ तो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन से, फाइल के एक्सटेंशन से पता चलता है ये फाइल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ? PHP कर देता हूँ। ठीक है, अब इस फाइल को ब्राउज़र पे चलाने के लिए मुझे क्या करना है? अगर मैंने इस पे डबल क्लिक किया ये नहीं चलेगा ऐसे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा ओपन फर्स्ट, ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके URL में, उसके URL बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा पहले लोकल होस्ट देन स्लैश। ठीक है, उसके बाद आपकी फोल्डर का नाम क्या है? फोल्डर का नाम न्यू वेब, और स्लैश इसके अंदर है हमारा index.php। पूरा समझ आ रहा है ना? ठीक है, क्लियर है अभी तक? तो ऐसे आपकी वेबसाइट चल सकती है। ठीक है,
बाद में जब हम इसको इस वेबसाइट को ऑनलाइन सर्वर पे ले जाएंगे तब आपको लोकल होस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब आपका क्या होगा, लोकल होस्ट नहीं होगा, बस आपकी वेबसाइट का नाम होगा लाइक newweb.com और /index.php। दोनों केस आपको समझ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ PHP का कोड, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, htdocs फोल्डर के अंदर आता हूँ। कैसे मैं htdocs फोल्डर के अंदर आता हूँ, वेट आपको मैं दिखाता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर में गया, ठीक है। तो इन माय केस मेरा जैम्प सी में नहीं इंस्टॉल है, मेरा जैम्प कहाँ पे इंस्टॉल है, ऑफिस वाले डिस्क में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैम्प के अंदर गया और htdocs के अंदर गया। देखो मेरे केस में यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है ना, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। लेकिन आपके केस में इतने नहीं रहेंगे। जो नया यूज़र होगा उसके लिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रहेगी डिफ़ॉल्ट, बाकी इसमें इतने प्रोजेक्ट्स नहीं रहेंगे, ठीक है। अब नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl+N, ठीक है, या न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करूँगा। अब इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ न्यू PHP, ठीक है, या मैं इसका नाम रख देता हूँ न्यू PHP, ठीक है। बना दिया ना मैंने इस फोल्डर का नाम न्यू PHP। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आऊँगा और यहाँ पे एक नई फाइल को क्रिएट करूँगा, न्यू टेक्स्ट फाइल। क्या किया मैंने, है ना, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया। अब मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद इसको फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेव एज पे इसको कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे डायलॉग आ रहा है ना मेरा, तो ये पूछ रहा है मुझे इस फाइल का नाम मैं क्या रख दूँ। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ लाइक टेस्ट, क्या रख देता हूँ, test.php, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरी फाइल बन गई test.php, ठीक है। अब अगर मैं इस फाइल को डायरेक्टली इस टाइम ओपन करूँ तो मेरा डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट एडिटर है वो विजुअल कोड है। कौन सा है, विजुअल कोड है, ठीक है। अब देखो फ़र्क क्या है एक PHP और HTML फाइल में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस फाइल को, टेक्स्ट फाइल को फिर से सेव एज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ test.html, ठीक है। देखो अब कितनी फाइल्स मेरे पास बन गई, दो फाइल्स, एक PHP वाली और एक ये। अब अगर मैं इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर दूं तो ये डायरेक्ट ब्राउज़र पे खुलेगी, ठीक है। बिकॉज HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसको कंपाइल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हाइपर टेक्स्ट होता है और ये प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। लेकिन जो हमारा PHP है ये क्या है, ये एक लैंग्वेज है, इसलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले सर्वर पे कंपाइल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंपाइल। अब देखो यहाँ पे मैं इस वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ और हम आ जाते हैं अपने टेस्ट वाली फाइल पे। किस पे, टेस्ट वाली फाइल पे। तो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया ना, ठीक है, टेस्ट वाली फाइल को ओपन किया। अब PHP को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट जब ब्लैंक फाइल हो आपको लिखना है लेस देन क्वेश्चन मार्क देन PHP, ठीक है, और फिर से क्वेश्चन मार्क एंड ग्रेटर देन ऑपरेटर और यहाँ पे आप एंटर मार दो, ठीक है। तो ये माना जाता है यहाँ पे PHP का ओपनिंग टैग और ये माना जाता है PHP का क्लोजिंग टैग। क्लियर, समझ आ गया ना, ठीक है। तो फिर से बताओ क्या मैं बोल रहा हूँ, जब ब्लैंक फाइल आपके पास होगी तो यहाँ पे ऐसी ये चीज़ लिख के आप इसकी ओपनिंग बताते हो और ये चीज़ आपकी क्लोजिंग हो जाए और ये बन जाता है आपका PHP का एरिया, ये बन जाता है आपका PHP का एरिया। यानी कि आप जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें लिखूँगा ना वो मानी जाएगी किसकी, PHP की चीज़ें मानी जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने इस टैग के बाहर कुछ लिखा वो PHP के कंट्रोल में नहीं रहेगी, ठीक है। अब अगर मैंने इस टैग के बाहर कुछ लिखा, क्लियर, समझ आ गया ना आपको। अब देखो PHP में पहली हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ कोई चीज़ प्रिंट करके, कोई चीज़ प्रिंट करके। तो उसके लिए एक फंक्शन आती है हमारे पास एको। कौन सी फंक्शन आती है, एको। तो एको करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको आई एम बैच 2, ठीक है। तो मैंने इसका क्या कर दिया, आई एम बैच 2। अब इस फाइल को मुझे रन करना है ना, तो आप ही लोग मुझे बताओगे कैसे रन करूँगा मैं। चलो फर्स्ट
लोकल होस्ट स्लैश न्यू गुड फोल्डर का नाम टेस्ट डॉट php। क्लियर है ना? देखो ये पूरा आ गया ना, पूरा आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लिख दूँ, क्या लिख दूँ? डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में कुछ लिख देता हूँ इसमें, तो इस केस में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर देते एक बार। अब देखो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आया ना, ये PHP के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये PHP के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ठीक है? ये एज अ डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, ये एज अ क्या आ जाएगा? डिफ़ॉल्ट आएगा, ठीक है? अब HTML क्या है? HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूज़र फ्रेंडली है, सॉरी PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूज़र फ्रेंडली है HTML के साथ। किसके साथ? HTML। आपको ज़रा मुझे बोलो H1 टैग क्या करता है HTML में? है ना, सबसे बड़ी वाली हेडिंग आती है इससे, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 का क्लोजिंग टैग, देखो यहाँ पे एको क्या करेगा? ये HTML को भी सपोर्ट करता है। आ गया? ठीक है? तो ऐसा करके आप HTML भी लिख सकते हो। या अगर आपने PHP वाली फाइल बना दी और आप चाहते हो उसमें HTML की कोड लिखना, तो यहाँ पे PHP में हटाऊंगा और यहाँ पे HTML लिखना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख दूंगा H1 I am mix HTML, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो PHP वाली फाइल है ना, लेकिन कोड किसका लिख रहा हूँ मैं? HTML का लिख रहा हूँ, ठीक है? देखो आई एम मिक्स HTML, ठीक है? क्लियर, समझ आ गया? या दोनों चीज़ें लिखना चाहते हो HTML प्लस PHP, तो दोनों चीज़ें लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे PHP लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एको, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाई आई एम PHP, ठीक है? तो देखो अब दोनों चीज़ें आएगी, एक तो आएगा हाई आई एम PHP, देखो ये आ गया HTML वाला और ये आ गया PHP वाला, दोनों चीज़ें आ गई ना। तो मिक्स मिक्स कंटेंट हो गया ना, यहाँ पे मिक्स कंटेंट मैंने कर दिया इसका, ठीक है? तो पहले हमने क्या सीखा अभी? PHP के लिए एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करते हैं, फिर बाद में पैनल कैसे ओपन करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने सीख ली। अब जो एडिटर में यूज़ करता हूँ इसका नाम है विजुअल कोड। क्या नाम है? विजुअल कोड, ठीक है? तो इसको कैसे डाउनलोड करोगे? DOWNLOAD डाउनलोड VS कोड, ठीक है? फॉर विंडोज़ वहीं से आ गया। फिर जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, इस वाली वेबसाइट पे, तो यहाँ से मुझे 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट सबके पास इन्हीं 3 में से ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। या तो किसी के पास विंडोज़ वाला कंप्यूटर है तो वो ये करेगा, किसी के पास लिनक्स वाला कंप्यूटर है तो ये करेगा, और किसी के पास एप्पल वाला है तो कौन सा करेगा? ये वाला, ठीक है? तो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए ये ओपन है, ठीक है? ये आपको क्लियर है ना? इसके बाद आप क्या क्या करोगे? जब आपके पास न्यू कंपाइलर रहेगा, फ्रेश वाला कंपाइलर रहेगा, तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपके पास नहीं रहेगी। आप आओगे यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस है ना, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सटेंशंस लिखा आ रहा है, तो इस पर क्लिक करोगे, ठीक है? और यहाँ पे क्लिक करोगे नेट को कनेक्ट करने के बाद PHP क्या करोगे, ठीक है? तो PHP में क्या करोगे आप? ये कुछ एक्सटेंशन है मेरे, ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड किए है, ठीक है? डिबग वाला आप नहीं करना, ये वाला आपको करना है, ठीक है? ये वाला आप डाउनलोड करोगे। इससे क्या होगा कि PHP में अगर आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो तो आपको एक हिंट मिल जाती है। क्या मिल जाती है? हिंट आपके पास मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे एको है, ऐसे मेरे पास दूसरा एक फंक्शन है विच इज़ नोन एज प्रिंट। क्या है? प्रिंट है। तो इसको मैं कर देता हूँ हाई, इसको क्या कर देता हूँ? हाई। तो ये भी सेम काम ऐसा ही करता है, आगे इसकी डिफरेंस को समझते हैं अच्छे से। देखो यहाँ पे आ गए ना हाई, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आपको लाइन को चेंज करना है तो आप यूज़ कर सकते हो BR वाला टैग, ठीक है? तो BR टैग से क्या होगा? लाइन चेंज कर सकते हो, ठीक है? ये एको मैंने ऐसे लिखा ना, एको को दूसरा तरीका लिखने का है, दूसरा तरीका भी है एको। एको इज़ ऑल्सो ए फंक्शन, ठीक है? तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, फंक्शन की फॉर्म में एको को आप लिख सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे फंक्शन की क्लोजिंग की और ये
अब देखो ये भी चलेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ कोई मिस्टेक यहाँ पे, मान लो मैंने कोई मिस्टेक कर दी यहाँ पे, तो अब देखते हैं यहाँ पे आएगी एरर, क्या आएगी, एरर आ गई, एरर। अब देखो, हेलो, अब ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने मिस्टेक कर दी तो आपको साथ साथ एरर को भी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर है ना, क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है आपका ये मिसिंग है टोकन वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोकन वापस से डाल देता हूँ। अब अच्छे से चल रहा है ना पूरा सिस्टम, ओके। तो ये आपको आ गया समझ। और जब भी मैं बोलूँ कोई चीज़ फंक्शन है तो आपको क्या दिमाग में आपको पॉपअप एक निकालना है, तो कैसे होता है पॉपअप, अगर मैं आपको पेंट में दिखाता हूँ, लाइक एक डायग्राम को ड्रॉ करते, जब भी मैं आपको बोलूँगा ये एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। मान लो यहाँ पे ये कौन है, साक्षी है ये, ठीक है। तो ये साक्षी है, साक्षी यही हो आप, ठीक है। तो ये साक्षी बन गई। तो साक्षी, जब भी मैं बोलूँगा कि ये एक फंक्शन है तो साक्षी के दिमाग में ऐसा पॉपअप निकलेगा, ठीक है, ऐसा वाला। तो ये समझिए कि अगर ये फंक्शन है तो ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो आपको दिमाग में लाना है ये होगा ऐसा कि इसका नेम होगा, इसके पैरेंथेसिस होंगे और इसके सेमीकोलन होगा, ठीक है। तो ऐसा पॉपअप आप अगर दिमाग में लाओगे। अब मैंने बोला साक्षी, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है strrev, तो आप लिखोगे strrev और ऐसे, ठीक है। तो ये आप हमेशा दिमाग में लाओगे, ठीक है, क्लियर। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है पीएचपी में, अब हमने प्रिंट वगैरह देख लिया है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। दूसरा क्या आता है हमारे पास, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। 2 मिनट मुझे दे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि कैसे प्रिंट करते मैसेज वगैरह, ठीक है। जो भी आपको प्रिंट करना हो इसमें कर सकते हो। अब ये नहीं बोला कि फोटोग्राफ को प्रिंट करेंगे इसमें, ठीक है। तो वैसे काम इस टाइम नहीं होते, आगे वो भी देखेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, किसका, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अच्छा, जो जो सब ने तो मैथ पढ़ी होगी ना, 8th 9th 10th तक तो सब ने पढ़ी होगी मैथ। अब इसके बाद कोई बोल सकता मेरा कॉमर्स था तो मैंने नहीं पढ़ा, या कोई बोल सकता मेडिकल था नहीं पढ़ा, तो मैं, अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, सही सही बात। तो अब क्या होता है वहाँ पे आपने देखोगा वेरिएबल्स, जो हमारे ये थी इक्वेशंस बनती थी उसमें कुछ वेरिएबल्स होते थे, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होते थे, कोई भी अल्फ़ाबेट उठा के उसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर देते तो वो बन जाता था एक वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल को बनाने के लिए आपको अमीर होना पड़ेगा, आपको डॉलर्स का यूज़ करना है, किसका, डॉलर का यूज़, ठीक है। तो डॉलर का यूज़ करके आप वेरिएबल का नाम रख दोगे कुछ भी, लाइक एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स मैंने एक वेरिएबल का नाम रख दिया और इक्वल साइन यूज़ करके मैंने इसमें असाइन कर दिया 34, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल बन गया एक, ठीक है, जिसमें मैंने असाइन किया है 34। लेकिन वेरिएबल ये तब कहलाएगा जब इसके साथ डॉलर सिंबल साथ हो। ये पीएचपी का सिंटेक्स ये है कि आपको डॉलर सिंबल का यूज़ करना ज़रूरी है। अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए लाइक सी प्लस प्लस या जावा या सी, तो उसमें क्या होता था, पहले हम लिखते थे डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम, देन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कुछ भी उसमें असाइन कर देते। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये थी कि यहाँ पे हम अगर एक बार x को इंट के लिए हमने असाइन कर दिया, इस पे हम कैर या फ्लोट का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन पीएचपी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। आप जिस टाइप की वैल्यू इसमें असाइन करोगे ये खुद को उसी टाइप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स की डेटा टाइप होती है वो टोटल 4 टाइप्स की होती है, कितनी, 4 टाइप्स की होती है। लाइक 4 टाइप्स क्या होते हैं, इंट होता है, कैर होता है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोट होता है और बूलियन होता है, ठीक है। ये 4 होते हैं, तो इनकी नाम भी मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया इंट, हो गया दूसरा क्या हो गया हमारा कैर या कैर या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया हमारा।
यहाँ पे हो गया हमारा दूसरा एक फ्लोट और बूल, ठीक है। तो बूलियन हो गया, ये कुछ वेरिएबल्स है। अब इंट में क्या होता है, आप सिर्फ नंबर्स को असाइन कर सकते हो, ठीक है। कैर या स्ट्रिंग क्या होता है, बस ना जो इसमें कैरेक्टर्स होते हैं तो वही अल्फ़ाबेट्स आप इसमें कर सकते हो इंसर्ट। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट में आप पॉइंट्स वाले नंबर्स को लाइक 33.44 जिनके बीच में आप डेसिमल पॉइंट देखते हो, तो वो वाले नंबर्स आप फ्लोट में क्या एंटर कर सकते हो। बूलियन सिर्फ दो चीज़ों को सपोर्ट करता है, ट्रू या फॉल्स को। इसमें आप दो ही चीज़ें असाइन कर सकते हो, इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस थी हमारी बाकी प्रोग्रामिंग्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक वेरिएबल को डिफाइन करके और उसी को प्रिंट करके, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ $x और इसमें असाइन करता हूँ अपना नाम, तो ये बन जाएगा किस टाइप का, तो इसका टाइप हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है, ये प्रोग्राम में वो चीज़ें होती है जो इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है, जो कंपाइल नहीं होते। तो मैं लिख दूंगा इसका, ये हो गया स्ट्रिंग और कैर बोल दो, ठीक है, कैर बोल दो, ठीक है। तो अगर इसको प्रिंट करना है आपको तो कैसे करोगे, मैं लिखूंगा एको और इसके बाद $x, तो ये हो जाएगा प्रिंट। तो यहाँ से मैं इसको एक बार कंपाइल कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये नाम प्रिंट हो गया, ठीक है। क्लियर आ गया ना समझ। अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, $x में असाइन करो 34, अब ये बन गया किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। अब मुझे बोलो जुनैद प्रिंट होगा या 34 प्रिंट होगा, ठीक है 34, क्योंकि जो निवेस्ट वैल्यू होती है वही असाइन हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो वाटरफॉल मॉडल को सपोर्ट करती है, किसको, वाटरफॉल, यानी कि टॉप से डाउन होते हुए प्रोग्राम चलेगा। ये लाइन जब चल रही थी ना, उस टाइम जुनाया था इसमें, ये लाइन जब आ गई तो पुरानी वाली वैल्यू को क्या कर दिया, उसको पहले डिलीट कर दिया और रिप्लेस कर दिया, तो अब इसमें आ गया ये। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से $x कर देता हूँ और इसमें असाइन कर देता हूँ 56.77, अब ये क्या बन गया, तो यहाँ पे क्या आएगी, डेसिमल वैल्यू आ गया, शाबाश। अब अगर मैं यहाँ पे $x में असाइन कर दूँ ट्रू, तो अब क्या आएगा प्रिंट, ठीक है, तो 1 एंड 0। अब 1 क्यों आ गया, तो यहाँ पे पूरा समझो, यहाँ पे ट्रू को माना जाता है हमेशा 1 और फॉल्स को हमेशा 0 माना जाएगा, ठीक है। चाहे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो या कंप्यूटर या नेटवर्क मीडिया की, उसमें भी वंस एंड ज़ीरोज़ का ही काम होता है। 1 मीन्स होता है कि ये ट्रू है और 0 मीन्स होता है ये फॉल्स है, ठीक है। क्लियर आ गया ना इसका टाइप आपको समझ, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट वेरिएबल बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रिक्ट वेरिएबल, तो उसके पीछे आप लिख सकते हो लाइक इंट मैंने यहाँ पे बना दिया x, अब ये स्ट्रिक्ट हो जाएगा, एरर दे रहा है ना, अब देखो एरर दे रहा है। अगर मैं इसमें 77 असाइन कर दूँ और बाकी वेरिएबल्स को यहाँ से काट दूँ, अब ये ऑपरेशंस हो जाएगा ही। तो ये कहलाया जाता है यहाँ पे स्ट्रिक्ट, क्या बन जाए, स्ट्रिक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल, एक मिनट में देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्ट वेरिएबल। स्ट्रिक्ट वेरिएबल मीन्स क्या होता है, जहाँ पे आप साथ में उसका टाइप भी दे देते हो, क्या दे देते हो, टाइप दे देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा है, हाँ 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 हाँ, यानी कि उसमें आप दूसरा कुछ असाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रिक्ट इंटीजर ही रहेगा, तो वहाँ पे आप दूसरी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे ऑपरेशंस कैसे हो जाते हैं, लाइक आपने पहला जो ऑपरेशन में यहाँ पे करने वाला अर्थमेटिक ऑपरेशन, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा होता है, तो उसमें आप क्या आ जाते हैं, प्लस माइनस आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, डिवाइड आता है, मॉडुलस आता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर आपका आ जाता है। तो दो वेरिएबल्स के बीच में हमेशा इसको बाइनरी ऑपरेशन हम बोलते, क्या बोलते हैं,
बाइनरी ऑपरेशंस बोला जाता है। क्यों बाइनरी ऑपरेशंस बोला जाता है इसको? क्योंकि हमेशा कितनों पे काम करता है? दो पे। हमेशा दो पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, दो वेरिएबल्स को पहले बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ $x इक्वल टू 45 एंड $y इक्वल्स टू 76, ठीक है। यह 76 कर देता हूँ मैं। अब इनके बीच में मुझे एडिशन करना है, तो एक नया वेरिएबल बनाऊंगा z और इसमें असाइन करूंगा $x प्लस $y। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे इस वैल्यू के साथ आगे कुछ ऑपरेशंस करना है तो थर्ड वेरिएबल का यूज़ करोगे आप, ठीक है। थर्ड वेरिएबल का यूज़ करोगे आप। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो 1 to 1 इसका आंसर आ गया ऐड होके। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड वेरिएबल तो आप यूज़ करोगे अगर आगे इसमें ऑपरेशंस कुछ करने हो या इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़े। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे आप एको डायरेक्ट कर सकते हो x प्लस वाई, ठीक है। तो ये क्या काम कर देगा, एक तो इनका एडिशन भी कर देगा और साथ साथ में उसको प्रिंट भी कर देगा। देखो फिर से वही आंसर आ रहा है ना। अब थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें आगे उस पर कुछ और ऑपरेशंस करने हो। अगर नहीं करने हैं तो डायरेक्ट भी प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। 45 मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे ABC, ठीक है। 45 प्लस ABC। तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी। यहाँ पे देखो एडिशन किस हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटीजर को किसके साथ आपने ऑपरेशन किसके साथ कर दिया, कट। अब देखो, अगर मैं $z कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे असाइन कर देता हूँ $x। अब देखो, अब इसी चीज़ को अगर मुझे प्रिंट करना हो, इसको भी और इसको भी कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेरा आंसर आना चाहिए कुछ इस हिसाब से, लाइक मेरा आना चाहिए 45 और फिर ABC, ऐसा आना चाहिए ना आंसर। तो यहाँ पे उसके लिए कॉन्केटिनेशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो अब आ जाएगा 45 और ABC। तो इस ऑपरेटर को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। तो डॉट को यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर और कुछ आपको इसके साथ कॉन्केटिनेट करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। लाइक मुझे HTML भी इसके साथ चाहिए, क्या चाहिए, HTML भी इसके साथ चाहिए। या मुझे जो ये y वाला वेरिएबल है ABC लिख के, ये मुझे H1 के अंदर चाहिए, किसके अंदर, H1। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H1, क्या लिख देता हूँ, H1 की टैग। अब इसके बाद मैं डॉट करके इसको HTML के साथ कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले आ गया x, फिर इसको कॉन्केटिनेट किया HTML के साथ, फिर आ गया $y। अब फिर से मैं कॉन्केटिनेट करूँगा इसको डॉट करके क्लोजिंग टैग के साथ, क्लियर है ना। अब फिर से इस पैटर्न को देखो, पहले पहले PHP, फिर HTML, फिर से PHP, फिर से HTML। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको करूँगा ये काम, देखो आ गया ना। अब इसकी लाइन क्यों चेंज होगी, बिकॉज H1 टैग नए से स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो इसलिए इसका ये चेंज हो गया। क्लियर, आपको समझ आ गया। हम्म। हाँ हाँ, ब्लॉक टैग मीन्स ये लाइंस को चेंज कर देता ऑटोमेट जहाँ पे इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका हो गया। ये आपने मिक्स कंटेंट भी देख लिया ना, ठीक है। अब अगर मुझे ऐसा चाहिए, लाइक यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, एक है 45 और एक है 77, और $z के अंदर मैं इसकी वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, एक $x प्लस $y। अब मैं पूरा चाहता हूँ कि मेरी मैसेज इस हिसाब से आए, लाइक 45 प्लस 77 इक्वल्स टू कितना होता है टोटल, क्या, लाइक फॉर एग्जांपल 121, ठीक है। कुछ मैसेज ऐसी आनी चाहिए मुझे, ठीक है। ओके, तो कुछ ऐसे मुझे मैसेज इसकी आनी चाहिए। ये
इस टाइप की मैसेज को कैसे डिस्प्ले करें। देखो पहले हम क्या करेंगे, 45 किस में स्टोर है, डॉलर ए में, है ना, सॉरी डॉलर एक्स में। फिर इसके बाद मुझे प्लस वाली सिंबल चाहिए ना, ये वाली, लेकिन ये ऑपरेशन नहीं चाहिए, एज ए कैरेक्टर चाहिए। तो कैसे करूँगा, सिंगल कोट्स में। तो इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया यहाँ से। इसके बाद क्या चाहिए, डॉलर वाई, ठीक है, लेकिन यहाँ से भी इसको कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस हिसाब से आ गया ना। अब फिर से डॉट सिंगल कोट्स और इसमें आना चाहिए इक्वल, क्या आ गया, फिर से यहाँ से कॉन्केटिनेट और यहाँ पे आ गया डॉलर जेड। अब देखो ये मैसेज किस हिसाब से आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर है ना, यहाँ पे ये ऑपरेटर नहीं है, एज अ नॉर्मल कैरेक्टर्स है, ठीक है, लाइक ए मैसेज। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा 45 प्लस 77 इक्वल्स टू 122। तो पूरा ये ऑपरेशन आपको समझ आ गया कैसे मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का यूज़ किया, ठीक है। तो कॉन्केटिनेशन क्यों हम यूज़ करते, एक स्ट्रिंग या किसी जॉइंट ऑपरेशन करने के लिए, यानी कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ मिलाने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। क्लियर आ गया समझ, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में डॉट ऑपरेटर नहीं यूज़ होता है, वहाँ पे डायरेक्ट प्लस ऑपरेटर ही यूज़ होता है कॉन्केटिनेट करने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, लास्ट पे जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाऊँगा ना, ठीक है। ये आपको समझ आ गया ऑपरेशन। अच्छा जी,